अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है, एक्सटर्नल ऑडिट किस तरह से होता है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एक्सटर्नल ऑडिट स्टार्ट किया था कि हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिट का बेनिफिट क्या है, हम एक्सटर्नल ऑडिट क्यों करते हैं, एक्सटर्नल ऑडिट हम किस तरह से करते हैं, और कंपनी जब एक्सटर्नल ऑडिट करती हैं तो उनका उसको क्या बेनिफिट मिलता है। तो हम अपने लास्ट लेक्चर जो है उसको हम रिकैप करते हैं, थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, ताकि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम कनेक्ट कर सकें। जो हमारे पास जो लास्ट लेक्चर है उसमें हमने बात की थी कि इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सटर्नल असेसमेंट। तो हमारे पास जो हमने कहा था द आइडिया इज टू कंसंट्रेट और स्ट्रेंथ अगेंस्ट अवर कम्पिटिटिव रिलेटिव वीकनेसेस। हमारा जो एक्सटर्नल असेसमेंट जो आइडिया है, जो पर्पस है, वो ये है कि हम अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको हम जो है आइडेंटिफाई करें और अपनी कंपटीटर के साथ उन्हें हम जो है वो उनकी जो रिलेटिव वीकनेस है उनके साथ हम उनको कंपेयर करें। बट इसके साथ साथ हमारे पास जो एक्सटर्नल ऑडिट है उसका जो पर्पस है हमारे पास वो यही हमारा फोकस रहता है कि हम अपने पास जो आइडेंटिफाई करें, हम अपने पास एक लिस्ट बनाएं अपॉर्चुनिटीज़ की और हम अपने पास एक लिस्ट बनाएं अपनी वीकनेसेस की। वीकनेसेस जो आपके पास हैं और जो आपके पास थ्रेट्स हैं, जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको हमने देखा कि हमारे पास क्या है। बट जो एक्सटर्नल असेसमेंट है उसका मेन पर्पस आपके पास दो चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टू मेक अ लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड सेकंड टू मेक अ लिस्ट ऑफ थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटीज़ आपकी क्या हैं मार्केट के अंदर, आप उनको किस तरह से देखते हैं, और जो आपकी स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ के साथ आप अपने अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरह से जो है उसको आप मैच करवाते हैं। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या थी और आपके पास जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में वो आपके पास क्या है। आपने अपनी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज को देखना है और उसके मुताबिक आपने अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको अपने डिवाइस करना है। सिमिलरली आपने देखना है कि आपके पास थ्रेट्स ये हैं और ये थ्रेट्स आपकी किस तरह से ओवरकम की जा सकती हैं, आपको उसके ऊपर भी जो है वो स्ट्रेटजी बनानी है। अपनी स्ट्रेंथ को देखना है, अपनी थ्रेट को देखना है और आपने एक स्ट्रेटजी बनानी है। तो आपके पास जो स्क्रीनिंग है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की उसका मेन पर्पस ही हमारे पास यही है कि हम अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को प्रॉपर स्कैन करें, मॉनिटर करें, और इस एनवायरमेंटल स्कैनिंग से हमारे पास जो लिस्ट आएगी अपॉर्चुनिटीज की और थ्रेट्स की, उनको हम प्रॉपर्ली यूज कर सकें, उनको हम मैच कर सकें अपनी स्ट्रेंथ के साथ, इंटरनल स्ट्रेंथ के साथ और एक्सटर्नल और इंटरनल वीकनेसेस के साथ, और हम उसके मुताबिक अपनी स्वॉट एनालिसिस जो हमारे पास है उस मैट्रिक्स के मुताबिक हम अपनी जो स्ट्रेटजीज हैं वो हम बना सके। जो हमारे पास एक्सटर्नल असेसमेंट है उसमें हमारे पास जो फोकस होता है, फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड इवैल्यूएटिंग द इवेंट्स बियॉन्ड द इमीडिएट कंट्रोल ऑफ द फर्म्स। हमने कहा था हमारे पास जो है मार्केट शेयर, आपके पास जो है आपके पास जो कंपटीशन एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी आपके पास है, टेक्नोलॉजी इंटरनेट जो आपके पास है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं, ये आपके पास जो है कंट्रोल में नहीं होती। तो इस तरह की चीज़ें जो आपके पास कंट्रोल में ना हो उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना भी ज़रूरी है। अगर आपके पास एक नई टेक्नोलॉजी आती है मार्केट के अंदर, उस टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन का होना ये भी ज़रूरी है। आपके पास जो मार्केट शेयर है वो क्या रहा, कंपटीटर्स का मार्केट शेयर क्या रहा, इसका कंपैरिजन, मार्केट एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये तमाम चीज़ें आपके पास हैं, आपके कंपटीशन के बारे में इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी के बारे में अपडेट, मार्केट शेयर के बारे में अपडेट, जो आपके पास कंपटीटिव फोर्सेज हैं उनके बारे में पता चलना, ये सब कुछ आपके पास एक्सटर्नल असेसमेंट का एक पार्ट है और इसके ज़रिए आप इसे पता करते हैं। फिर हमने जो सेकंड हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वो हमने कहा कि हाउ टू कंडक्ट एक्सटर्नल ऑडिट। जो आपके पास एक्सटर्नल ऑडिट है आप उसे किस तरह से करते हैं, उसके करने का क्या तरीका है, कितने स्टेप्स हैं। चलें आप लोग बताएं कि हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो एक्सटर्नल ऑडिट है उसको करने के जो स्टेप्स हैं उसके 4 स्टेप्स हैं। चलें जी, आप लोग बताएं कि हमारे पास किस किस को 4 स्टेप्स आते हैं, आप इसको बताएगा। चलिए पहले मैं बताता हूँ फिर दूसरा आप बताइएगा। फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये था कि यू हैव टू इन्वॉल्व योर ऑल द मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट एज वेल एज द लोअर मैनेजमेंट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। एंड जब आप अपने टॉप मैनेजमेंट को और अपनी लोअर मैनेजमेंट को यू इन्वॉल्व इन द स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, उनको आप इन्वॉल्व करते हैं अपने पास स्ट्रेटजी डिज़ाइन के अंदर, इट हेल्प टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडेबिलिटी, उनकी जो अंडरस्टैंडेबिलिटी अबाउट द फर्म वो इम्प्रूव होती है। एंड इट आल्सो इम्प्रूव द लेवल ऑफ द कमिटमेंट अमंग द एम्प्लॉयज़, लेवल ऑफ कमिटमेंट का बढ़ना, जॉब सेटिस्फेक्शन का बढ़ना है। जॉब सेटिस्फेक्शन का बढ़ना आपके पास मोटिवेशन का बढ़ना है। जब आपके पास मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ होंगे वो फर्म को ओन करना शुरू करेंगे। एक ओनरशिप का जब फैक्टर आएगा एम्प्लॉयज़ के अंदर तो दे वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड बताएं, सेकेंड हमारे पास क्या था। सेकेंड हमारे पास ये था कि यू हैव टू लुक फॉर द कम्पिटिटिव इंटेलिजेंस
and for the other factors including demographic, social, cultural, technological, legal, political, environmental, बहुत से फैक्टर्स है। आप में से कौन डिफाइन करेगा कि हमारे पास कम्पिटिटिव इंटेलिजेंस क्या होती है? हमने लास्ट लेक्चर में इसको पढ़ा था। ठीक है, नहीं बताइए कम्पिटिटिव इंटेलिजेंस, ये आपका क्विज है। चलें बताएं जरा, आप बताएं आपके पास कम्पिटिटिव इंटेलिजेंस हमारे पास क्या होती है? कम्पिटिटिव इंटेलिजेंस हमने ये बात की थी कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपने इकट्ठा करना है कहाँ से, डिफरेंट सोर्सेज से, और ये इन्फॉर्मेशन हेल्प करती है मैनेजर्स को एक स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करने में। तो जो आपके पास डिफरेंट सोर्सेज हमने बताए थे इन्फॉर्मेशन के जिससे आप डाटा इकट्ठा करेंगे, वो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके कस्टमर्स हैं, फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है, फिर जो आपके कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपको देंगे, और फिर जो चौथा आपके पास जो कंपटीटर्स हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसके साथ साथ जो आपके सप्लायर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इन्वायरमेंट जो आपके एक्सटर्नल है वो भी आपको इन्फॉर्मेशन का एक सोर्स होती है। और ये तमाम इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होकर मैनेजर के पास जब आती है, जब टॉप मैनेजमेंट के पास, सीईओ के पास आती है, तो वो फिर लोग आगे स्ट्रेटजी बनाते हैं, और स्ट्रेटजी बनाकर वो उन तमाम जो भी थ्रेट्स थी, अपॉर्चुनिटी को तो वो अवेल करते हैं और थ्रेट्स को ओवरकम करते हैं। तो आपके पास कम्पिटिटिव इंटेलिजेंस के अंदर हम अपना डाटा इकट्ठा करते हैं डिफरेंट सोर्सेज के साथ, और ये डाटा और आपके पास जो डाटा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल फैक्टर्स आपके पास हैं, जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, जो लीगल फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उन तमाम डाटा इकट्ठा करके हम थर्ड स्टेप जो आपके पास है एक्सटर्नल ऑडिट का, उसके अंदर हमने कहा था कि हम उसको सिमुलेट करते हैं। सिमुलेट करने के बाद हम उसका एनालिसिस करते हैं, उसको प्रॉपर शेप में लाते हैं। रॉ डाटा होता है, रॉ डाटा को प्रॉपरली अलाइन किया जाता है, अरेंज किया जाता है, और उस अरेंजमेंट के बाद हमारे पास जो लास्ट फेज होता है हम उसको प्रायोरिटाइज करते हैं। हम अपनी प्रायोरिटी सेट करते हैं कि हमारे पास ये डाटा है, इसको हमने प्रॉपरली हर फैक्टर के लिहाज से इसको हमने अरेंज कर लिया। अब हमने इसकी प्रायोरिटी सेट करनी है कि जो हमारे पास डाटा है इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन से हैं, अर्जेंट कौन से हैं, इंपॉर्टेंट कौन से हैं, और लेस इंपॉर्टेंट कौन से हैं। आप अपनी मर्जी से कैटेगराइज कर सकते हैं। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इन फैक्टर्स की हमारे पास इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, और इन फैक्टर्स को ही देखते हुए हमने अपनी जो है मार्केट स्ट्रेटजी बनानी है। बट जिनको मोस्ट अर्जेंट अटेंशन रिक्वायर है उनको आप अर्जेंट कैटेगरी में डालें, फिर आप इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डालें जिनके हिसाब से इंपॉर्टेंट आपके इंपॉर्टेंट, और थर्ड लेस। आप इसको टाइम स्लॉट के हिसाब से भी अरेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो वाले फैक्टर्स जिनमें टाइम कम है और उनको बहुत जल्दी करना है, उनको आप अर्जेंट में डाल दें। ऐसे फैक्टर्स जो कि किसी पर डिपेंडेंट नहीं है और आपके पास टाइम भी है और आप उनको बाद में देख सकते हैं, तो उनको आप जो है आपकी जो सेकंड कैटेगरी है उसके अंदर आप डाल दें। ठीक, तो आपके पास जो चीज़ है वो मैनेज आपके पास हो जाएगी। लास्ट के अंदर आपने आप डिसीजन करना है, जो आपने डाटा इकट्ठा किया था, जो आपने अपनी प्रायोरिटी सारी सेट की थी, उन प्रायोरिटीज को देखते हुए आप अपने यहाँ पर आपने जो है वो उसको आपने प्रॉपर्ली उसको अलाइन करना है। जो आपके पास डाटा आ गया उसको आप जो आपके पास स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जो आपके सीईओ हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो तमाम उस इन्फॉर्मेशन को, डाटा से आपकी इन्फॉर्मेशन बनी, डाटा एक रा फॉर्म होती है, इन्फॉर्मेशन आपके पास जो है रिफाइंड फॉर्म होती है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है, उससे आपने उसे लिया और आप उस डाटा को अब आपके जो स्ट्रेटजिस्ट है वो यूज करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। फिर हमने कहा था हाउ टू कंडक्ट एनालिसिस, हमारे पास सारा। फिर हमने की एक्सटर्नल फैक्टर्स पढ़े। आज हम इनकी एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर अच्छी तरह से बात करेंगे कि हमारे पास की एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। लास्ट में हमने सिर्फ इनको, मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास फैक्टर्स हैं। यहाँ पर आप देखें तो आपके पास जो है की एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके पास 5 हैं। ये की एक्सटर्नल फैक्टर्स अगर एक फर्म मॉनिटर करती है, ऑफ कोर्स दे हैव टू मॉनिटर, okay, if they are in the strategic planning and they have to plan properly, they have to look for all these 5 provided factors and how these factors are going to help all these others, and how you can get information about these factors from these second column, and then at last what is the outcome of all this screening process. So we already discussed that we have 5 factors. First of all, we have economical factors. Economical factors, you have to look for all the economic perspective of a country, not your own country, but you also have to look for the foreign country as well. You have to look that what are the social and cultural and political factors which have effect on the firm progress and firm performance. आपको social factors भी देखने हैं, आपको cultural factors भी देखने हैं, आपको ethical factors भी देखने हैं, आपको जो है तमाम चीज़ों का आपको मैनेज करना है कि आप किस तरह से चीज़ों को करेंगे।
आप मार्केट के अंदर जितनी भी सिचुएशंस हैं आप सबको वन बाय वन हैंडल करते हैं, उसे मॉनिटर करते हैं। प्रॉब्लम हमारे पास कहीं भी नहीं है, प्रॉब्लम हमारे पास कहीं भी नहीं है, आप सिर्फ अपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को असेस कर रहे होते हैं। आपको देखना होता है कि आपके पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कौन कौन से फोर्सेस हैं जो कि आपके फर्म की प्रोग्रेस को जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं। हम थर्ड पार्ट देखें तो वी हैव अ पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर, देन वी हैव टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द टेक्नोलॉजिकल एंड कम्पिटिटिव फैक्टर्स। ये 5 फैक्टर्स अगर एक फर्म अच्छी तरह से मॉनिटर कर ले, इसकी एक अच्छी तरह से असेसमेंट कर ले और एक्सटर्नल ऑडिट कर ले, सो इट्स वेरी इजी फॉर देम टू सर्वाइव इन द मार्केट। अब ये तमाम जो आपके पास फैक्टर्स हैं, हमने जो 5 की एक्सटर्नल फैक्टर्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं, वी शुड डिस्कस इन द लेटर लेक्चर्स वन बाय वन, और वी शुड ट्राई टू कवर द 2 डिपेंड ऑन द डाटा अवेलेबल एंड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। ये हमारे पास क्या करते हैं कि आपके पास जो सेकंड कॉलम, इसमें आप देखें आपके पास बहुत से ऐसे नॉमिनीज हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे आपके पास मतलब के फैसिलिटेटिंग टूल्स हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंपीटिटर्स हैं, ठीक है, वो आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, बल्कि आप उनकी स्ट्रेटजीज को देखकर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और उन्हीं को आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने पास नेक्स्ट जो है फेज के अंदर, स्ट्रेटजी मेकिंग के अंदर भी। इस तरह आपके पास जो इंफॉर्मेशन के सोर्सेज हैं वो कंपटीटर्स आपके पास हैं, सप्लायर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सिमिलर लाइक क्रेडिटर्स हैं आपके पास, कस्टमर्स हैं, आपके अपने एम्प्लॉयज़ हैं, कम्युनिटीज़ आपके पास हैं, अगर आप मतलब एनजीओज हैं सर्विसेज प्रोवाइड करने, मैनेजर्स हैं, स्टेक होल्डर्स आपके पास हैं, शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स आपके पास हैं, आपकी जो लेबर यूनियंस हैं, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स हमारे पास होते हैं जो कि स्पेशली ग्रुप्स के जो है स्पेसिफिक इंटरेस्ट को देखते हुए उनके लिए बनाए जाते हैं और उनका पर्पस ही उन ग्रुप्स की जो है वो इंटरेस्ट को जो है उसको सिक्योर करना होता है। हमारे पास प्रोडक्ट आपके पास इंफॉर्मेशन का सोर्स बन सकता है, सर्विसेज आपके पास इंफॉर्मेशन का सोर्स बन सकती है। तो हाउ ऑल दीज थिंग्स दे कैन बी फैसिलिटेटिंग, ये हमारे पास हमें फैसिलिटेट करते हैं आपकी जो फैक्टर्स हैं इनको असेस करने में। और एंड आपके पास प्रोडक्ट आपके पास हो गया अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। आपने 5 फैक्टर्स देखे और इन 5 फैक्टर्स का इम्पैक्ट आपने देखा अपने कंपटीटर से लेकर अपनी सर्विसेज तक, सेकंड कॉलम के अंदर। एंड इन द थर्ड कॉलम व्हाट यू गेट, यू विल हैव अ लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड लिस्ट ऑफ थ्रेट्स। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर है, हम आज के लेक्चर में जो कोशिश करेंगे कि एक्सटर्नल असेसमेंट के ऊपर हमारी बात हुई, हमारे एक्सटर्नल असेसमेंट का प्रोसेस हमने सारा देखा, फिर हमने थोड़ी सी बात की हमारे पास के फैक्टर्स क्या हैं और कहाँ कहाँ उनका इम्पैक्ट है और उनके आउटकम हमारे पास क्या है। आउटकम जो भी हमारे पास है 5 एनवायरमेंटल फैक्टर्स, 5 एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमने देखे, उनका आउटकम हमारे पास जो है वो लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हमारे पास जो लिस्ट है वो हमारे पास उसकी थ्रेट्स की जो लिस्ट है वो हमारे पास है। जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है, हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन इनपुट आउटपुट व्यू। इन जो हमारे पास इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स होती हैं उनका आउटपुट और इनपुट, जो इनपुट आउटपुट व्यू है उसको हम देखेंगे। फिर हम अपने पास जो इकोनॉमिक फोर्सेज हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस, दीज आर ओनली 2 बट वी हैव मैनी मोर, हम बहुत से हमारे पास फोर्सेज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन और हम देखेंगे कि हमारे पास एंड पे हम लेक्चर की जो समरी है उसको हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो वी शुड स्टार्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन, द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन इनपुट आउटपुट व्यू। जो फर्स्ट हमारे पास है वो हमारे पास है एक्सटर्नल फैक्टर्स वर्सेस इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं और उनका हम कंपैरिजन करेंगे। आपके पास एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स का हम कंपैरिजन करेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन इंटरनल फैक्टर्स, यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो आपके पास एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो इंटरनल फैक्टर्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हमने बात की, हमारे पास जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसके अंदर हमारे पास आपकी स्ट्रेंथ्स होती हैं और आपके पास जो है वीकनेसेस है वो आपके पास होती हैं, जबकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपके पास बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं। वी डिस्कस्ड दैट external environment is source to produce the threats as well as the opportunities. But what are the external factors which are going to produce these threats and opportunities? So we already discussed in the last slide that we have 5 factors, that is the economical factors, we have social and cultural factors, we have political and legal factors, technological factors and competitive factors. And all these factors, they are source to create a list of opportunities and threats. So हमने बात की हमारे पास जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इंटरनल से। क्यों? आप में से कोई आंसर करना चाहेगा कि हमारे पास जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनके ऊपर हमने ज़्यादा एम्फेसिस करना है, हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की असेसमेंट ज़्यादा जो है उसकी हमने प्रायोरिटी ज़्यादा रखनी है बनिस्बत इंटरनल की, वो है
देखिए आपके पास जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसका आपके पास स्ट्रेंथ है और आपके पास वीकनेसेस है। अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में आप जो है पता कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि हमारे पास ये लेबर है, ये हमारे पास एम्प्लॉयज है, ये हमारे पास जो है हमारे पास जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप है वहाँ पे कौन कौन से आपके पास जो है वो स्किल जो आपके पास रिक्वायर है। आप अपने लेबर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को आप ट्रेनिंग देकर उनको जो है आप प्रॉपर एडजस्ट करते हैं, उनको आप मोटिवेट करते हैं। उस ट्रेनिंग से जो है उनकी फैसिलिटेशन होती है। ठीक है, तो वो ट्रेनिंग्स जो है उनको हेल्प करती हैं किसके लिए, आपके पास इंप्रूव करने के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ्स को। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन को पता होता है कि हमारी इंटरनल जो वीकनेसेस हैं ये हमारे पास इंटरनल वीकनेसेस हैं। बट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जब तक आप प्रॉपर एक मैकेनिज्म फॉलो नहीं करेंगे, प्रॉपर एक सेटअप नहीं बनाएंगे, तब तक आपको आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में नहीं पता चलेगा। तो जो आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जो आपके पास असेसमेंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्बत आपके इंटरनल एनवायरनमेंट को। मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे लुक फॉर द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड देन दे सेट देयर ओन गोल्स और टारगेट्स इंटरनली वो सेट करती हैं अपना गोल और टारगेट, और फिर क्या करती हैं वो अपने पास जो अपॉर्चुनिटी जो उनके पास स्ट्रेंथ्स नहीं है उनको स्ट्रेंथ्स बनाती हैं, वीकनेसेस को अपने जो है इंप्रूव करती हैं, ताकि वो जो हमारे पास एक्सटर्नली जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, थ्रेट्स हैं, उनको अवेल कर सकें। तो हम इसको एक्सटेंड करते हैं अपने डिस्कशन को और हम देखते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर हेल्प्स अ फर्म इन अचीविंग कम्पिटिटिव एडवांटेजेस। यस ऑफ कोर्स, जब तक आपके पास आपकी मार्केट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, आपके कंपटीटर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तब तक आप कम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं ले सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम द कंपनीज टेक कम्पिटिटिव एडवांटेज बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी। वो टेक्नोलॉजी के अंदर इस तरह से इनपुट देती हैं या अपने प्रोसेस की और प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी उसको इतना इनोवेटिव वो बना देती हैं कि वो आराम के साथ क्या कर सकें, वो डिसीजन ले सके कि आपके पास एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो आपके पास कम्पिटिटिव एडवांटेज लेने में आपको हेल्प कर सकें। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की स्कैनिंग का पर्पस ही यही है कि आप जो है एडवांटेज, कम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी तलाश करें। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ कोर्स एक सोर्स है आपके पास अपॉर्चुनिटी जनरेट करने का, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का, और आप उसको इजी तरीके से हैंडल कर सकते हो और उसे आप मतलब के मॉनिटर कर सकते हैं। अब इशू हमारे पास यहाँ पर ये है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की स्कैनिंग तो होगी, क्या आपके पास इंटरनल स्ट्रेंथ्स हैं कि आप कम्पिटिटिव एडवांटेज ले जा सके। सिर्फ अपॉर्चुनिटी का होना जरूरी नहीं है, अपॉर्चुनिटी को अचीव करने का तरीका भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप इस तरह से ले लें कि एक कम्युनिटी है और उस कम्युनिटी को आपने कहा जी आपने अपना प्रोजेक्ट जो है ये आपके पास कुछ अमाउंट है, ये अमाउंट ले लें और आपने ये जो प्रोजेक्ट है इसको आपने खुद करना है। अब उस कम्युनिटी के पास अमाउंट तो आ गई, बट क्या आपने देखा कि उसकी कैपेसिटी इतनी है उस कम्युनिटी की वो प्रोजेक्ट खुद जो है डिजाइन करके इम्प्लीमेंट कर सके। या आप इस तरह देखें कि आपने उस कम्युनिटी को दिया, उस कम्युनिटी के पास स्किल्ड लेबर ही नहीं है। फॉर एग्जांपल आप एक रोड कंस्ट्रक्शन ले लें, जब तक उनके पास प्रॉपर इंजीनियर्स नहीं होंगे, उनके पास प्रॉपर मेसन नहीं होंगे, प्रॉपर मेजरमेंट टूल्स नहीं होंगे, इक्विपमेंट नहीं होगा, तो उनके लिए वो पैसा किसी काम का नहीं है। तो आपने देखा कि हमारे पास अमाउंट होने के बावजूद भी स्किल की कमी जो है वो प्रॉब्लमेटिक हुई, और आपके पास अमाउंट है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, बट स्टिल जो है वो प्रोजेक्ट आपके पास फुलफिल नहीं हुआ, क्योंकि आपकी जो प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो आपने फुलफिल नहीं की। तो आप इस चीज को देखें कि आपके पास अपॉर्चुनिटी तो है, एक्सटर्नल असेसमेंट आपने की, अपॉर्चुनिटी है, बट आपके पास इंटरनली स्ट्रेंथ ही नहीं है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को प्रॉपर तरीके से अवेल कर सकें। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर दैट यू हैव टू लुक फॉर द स्ट्रेंथ, इंटरनल स्ट्रेंथ। आपने अपने इंटरनल स्ट्रेंथ को भी देखना है और उसके मुताबिक आपने जो है करना है। तो दीज आर इंटरलिंक्ड कि आपने अपनी अपॉर्चुनिटीज को देखना है, बट आपने अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ्स को भी बढ़ाना है ताकि आप जो है वो कम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो आप ले सकें। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग for the external audit is organizational performance is primarily determined by the industry. Organizational जो performance है वो determine की जाती है इंडस्ट्री एनालिसिस के साथ। जब आप इंडस्ट्री से एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो करंट किस पोजीशन के ऊपर है, करंट मार्केट शेयर इसका क्या है, और किस किस तरह से जो है वो स्ट्रेटजीज बनाई गई, वेदर वो स्ट्रेटजीज इफेक्टिव रही या इफेक्टिव नहीं रही। ये हमारे पास एक फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशन का जो मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन को डिटरमिन करता है। एक तरीकाकार तो हमारे पास ये है कि आप जो है इंडस्ट्री एनालिसिस करें, इंडस्ट्री के कंपैरिजन करें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास
जो है करंट जो है वो परफॉर्मेंस क्या रही। सेकंड, आप ये देखते हैं कि जो आपने स्ट्रेटजीज बनाई थी, जो आपने स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट की थी एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए, वो स्ट्रेटजीज कितनी सक्सेसफुल रही आपके उस टेन्योर के दरमियान। एक स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, बट उसकी इवैल्यूएशन और मॉनिटरिंग आपके पास क्या होती है, वो टाइम टू टाइम आपके पास होती रहती है। तो आपने ये चीज़ देखी कि आपके पास जो है एक्सटर्नल फैक्टर की जो असेसमेंट है वो हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन की, किसमें कि फर्म जो है वो किस तरह से कम्पिटिटिव एडवांटेज ले ले अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के बाद। और सेकेंडली आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस है उसको भी आप अपने मतलब के थ्रू द इंडस्ट्री कंपैरिजन आप उसको जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजर्स दैट दे हैव टू लुक फॉर द एक्सटर्नल फैक्टर्स, एज एक्सटर्नल फैक्टर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द इंटरनल फैक्टर्स। ठीक। सेकंड जो हमारे पास है मैनेजिंग स्ट्रेटेजिकली फ्रॉम द इनपुट आउटपुट प्रोस्पेक्टिव इंटेल फ्रॉम स्ट्राइविंग। इनपुट आउटपुट आप देख रहे हैं, फर्म का इनपुट क्या है, आउटपुट आपके पास क्या आ रही है, इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, और अपॉर्चुनिटीज आपने जो है वो अवेल की हैं। तो ये आपके पास सब हेल्प करती है आपके पास किसके लिए, आपके पास फर्म को आगे से आगे बढ़ने के लिए, टू कम्पीट इन द अट्रैक्टिव मार्केट्स। जब आप मैनेज करते हैं खुद को स्ट्रेटजिकली प्लान करते हैं, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करते हैं, और स्ट्रेटजी जब आप एवेल्युएट करते हैं, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं आपके पास, तीन जो आपके पास स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के टूल्स हैं, पिलर्स हैं, या जब एक इंडस्ट्री जो है इनपुट आउटपुट पर्सपेक्टिव को देखती है आपने कि इनपुट क्या दी, आउटपुट हमारे पास क्या रही, क्या स्ट्रेंथ थी, क्या अपॉर्चुनिटीज थी, क्या स्ट्रेटजी बनाई गई, किस तरह से उसे अवेल किया गया। जब फर्म इस चीज़ को प्रॉपर प्लान करती है आपके पास, तो वट उनके पास एक आउटकम हमारे पास क्या आती है, तो कम्पीट इन द अट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के, वो एक अट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर एक अच्छी तरह से खुद को क्या करती हैं, वो कम्पीट करवाती हैं। सेकंड हमारे पास क्या है कि अवॉइड वीक और फ्लैटरिंग इंडस्ट्री। जब आप जो है वो कम्पीट करते हैं एक अट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर, और आप अवॉइड करते हैं कि इसको वीक इंडस्ट्री को, ठीक है, हमारे पास ऐसी इंडस्ट्री जिसमें हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन कम है, ग्रोथ के चांसेस कम है, हमारे पास कॉस्ट ज्यादा है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास एक्सपेंसिव बन रहा है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो है वो आप जो है कंपनीज जो है वो अवॉइड करती हैं, और ऐसे बिजनेस में जाती हैं जो हमारे पास अट्रैक्टिव हो। अट्रैक्टिव इन अ सेंस कि हमारे पास उनके पास ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हों, ईजिली जो है वो थोड़ी सी इनोवेशन के बाद जो है वो मार्केट एडवांटेज जो है वो ले सकते हों। और थर्डली हमारे पास ये है कि उनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो हों, स्किल्स उनके पास हैं, और वो उसको ईजिली जो है कर सकती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने जो है अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना है थ्रू द टेक्नोलॉजी, थ्रू इनोवेशन। कॉस्ट जब आपके पास प्रोसेस की कॉस्ट कम आएगी तो आपके पास प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आएगी। जब आपके पास प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो कम आएगी तो आपके पास क्या होगा कि एंड यूजर को जो है वो आपके पास जो है चीज जो है वो सस्ती मिलेगी। तो आपने इस तरह की अट्रैक्टिव मार्केट को देखना है कि आप अपनी स्किल्स को प्रॉपरली बेस्ट पॉसिबल वे में यूज कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी को एनहांस करके एंड कस्टमर को जो है वो बेनिफिट दे सकते हैं। दीज मार्केट्स आर कॉल्ड अट्रैक्टिव मार्केट्स। लास्ट जो आपके पास पॉइंट है हमारे पास कि मैनेजिंग स्ट्रेटेजिकली फ्रॉम द इनपुट आउटपुट पर्सपेक्टिव, gaining a full understanding of key external factor relationship. You not only have to assess the external factors, but you also have to look the relationship between the external factors. हमने कहा हमारे पास इकोनॉमिक कंडीशंस, हमारे पास लीगल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल। तो आपने ये चीज देखनी है कि आपके पास इन तमाम फैक्टर्स के दरमियान में कौन कौन से जो हैं वो चीजें हैं, रिलेशंस इनके दरमियान क्या है। फॉर एग्जांपल आप देखें कि जब आपके पास टैक्सेस बढ़ते हैं, जब गवर्नमेंट क्या करती है कि वो टैक्सेस की जो रेशियो है वो बढ़ा देती है, टैक्स इन्हांस करती है, तो आपके पास जो बाकी सर्विसेज हैं उनके अंदर आपके पास फॉर एग्जांपल क्या होता है, वो आपके पास इफेक्ट आता है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे पेट्रोल प्राइस आपके पास बढ़ती है तो तमाम इंडस्ट्रीज जो पेट्रोल यूज करती हैं उसकी वजह से आपके पास जो है तमाम इंडस्ट्रीज, तमाम सर्विसेज, फॉर एग्जांपल आप ट्रांसपोर्टेशन ले लें, आपके पास जो ही पेट्रोल की कॉस्ट बढ़ती है आपके जो फेयर्स हैं वो बढ़ जाते हैं। तो देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सटर्नल फैक्टर्स एज वेल, और एक एक्सटर्नल फैक्टर्स के अप डाउन होने से आपके पास जो बाकी फैक्टर्स हैं वो भी आपके पास क्या होते हैं, उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। सो वी हैव टू मॉनिटर to gain the better understanding about the external environment, about the key external factors. You also have to look the relationship between the factors. ये एक और important point जो भी हमने डिस्कस किया। Another हमारे पास जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन इनपुट आउटपुट हमारे पास प्रोस्पेक्टिव है, इसका जो एक और व्यू हमारे पास है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फर्म परफॉर्मेंस।
वो फैक्टर्स जो कि आपके पास फर्म की परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, आपके पास जो है वो इफेक्ट करते हैं। वो हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे फर्म परफॉर्मेंस इज प्राइमरी बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री प्रॉपर्टीज, इंडस्ट्री के हिसाब से, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं कि हमारे पास इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनपुट आउटपुट व्यू जो हमारे पास है, तो हम उसी हिसाब से बात कर रहे हैं। तो हम देखेंगे हमारे पास कौन से ऐसी फर्म परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स हैं जो जिनके ऊपर जो है फर्म जो है वो प्राइमरीली जो है वो बेस करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल कॉन्सेप्ट है कि आपने अपने जो प्रोडक्ट है उसके अपने प्राइस को कम करना है। जब आपके पास प्रोडक्ट की प्राइस कम करना है, बट प्रोडक्ट की प्राइस कैसे कम होगी, इसके आप एग्जांपल इस तरह से ले लें कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक कॉटरेज है, उसकी जो प्राइस है वो आपके पास है $100। $100 जो आपने कॉटरेज परचेज की है, वो आपको जो प्रिंट्स देगा वो आपके पास देगा 500 प्रिंट्स। फॉर एग्जांपल 5000 चलें प्रिंट कर लें, 100 के आपने कॉटरेज ली तो वो आपको ओके वी हैव 500 प्रिंट्स फॉर द $100 कॉटरेज। $100 के आपने कॉटरेज ली और आपको जो है 500 प्रिंट्स मिले। बट हमारे पास एक और कॉटरेज है जो कि हमारे पास $1000 की है, बट जो हमें वो आउटकम दे रही है, प्रिंट्स दे रही है, वो हमें दे रही है 2500 प्रिंट्स। तो आपने देखा कि हमारे पास पहले जो प्रिंट की कॉस्ट थी, अगर हम ये बात करें कि हमारे पास पहले जो प्रिंट की कॉस्ट थी वो हमारे पास ज्यादा थी, हमारे पास $100 की कॉटरेज आई और हमें 500 प्रिंट मिले, तो मे बी हमें जो एक प्रिंट पड़ रहा है वो हमें एक्सपेंसिव पड़ रहा है, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा है। बट जो ही हमने अपने प्रोडक्ट की जो हमारे पास जो प्रिंट के पेजेस थे उनके हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ पेजेस जो प्रिंट हमने करना है वो हमारे बढ़े, तो हमारे पास कॉटरेज देखें, आपके पास जो 1000 की कॉटरेज थी वो हमें 2500 प्रिंट दे रही है, और उसी के मुकाबले में जो हमारे पास 500 की जो हमारे पास 500 प्रिंट्स हैं वो हमें 100 के मिल रहे हैं, वो हमें जो है कितने बिल हमें 100 के मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि 100 के 500 प्रिंट्स, जबकि हमारे पास $200 जो हमारे पास है वो हमारे पास कितने दे रही है, $2500 प्रिंट दे रही है। तो आपके पास अगर डिमांड ज्यादा है तो आपके पास जो कॉस्ट है वो आपके पास कम हो जाएगी। तो कंपनीज यही चीज करती हैं आपके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल मेंटेन करने के लिए कि आपके पास जो प्रोडक्शन है उसको क्या करते हैं, उसको बढ़ा देती हैं। जब आपके पास प्रोडक्शन ज्यादा होती है तो आपके पास जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो आपके पास क्या होती है, वो रिड्यूस हो जाती है। तो आपके पास प्रोडक्शन बढ़ी बट क्वालिटी आपके पास उस पर कंप्रोमाइज नहीं किया गया। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपने मेंटेन किया कि आपने अपनी प्रोडक्शन बढ़ाई, उससे आपके पास जो है कॉस्ट प्रोडक्ट जब आपके पास ज्यादा आपके पास प्रोड्यूस हुए तो प्रोडक्ट कॉस्ट आपके पास क्या होगी, वो गिर गई। अब जो एंड एंड कस्टमर को जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो भी आपको क्या मिल रहा है, वो चीप मिल रहा है। तो आपने एक किस्म का इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या किया, उसको आपने अचीव किया। तो ये भी आपके पास फर्म जो है आपके पास इसके ऊपर बहुत ज्यादा बेस करती है कि वेदर मतलब कि आप जो है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल उसको आप मेंटेन करते हैं या उसको आप मेंटेन नहीं करते। तो अगर आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, जो कि जापानीज और चाइनीज फर्म आप देखें तो आपको पास मोस्टली जो है वो अप्लाई करते हैं, और वो इसी चीज़ पर आप कहते हैं जी हमारे पास चाइना का प्रोडक्ट इतना सस्ता मिलता है और बाकी प्रोडक्ट जो है वो एक्सपेंसिव है। तो मोस्ट ऑफ द चाइनीज एंड जापानीज जो इंडस्ट्रीज हैं दे यूटिलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल कि वो मैस प्रोडक्शन करते हैं, और मैस प्रोडक्शन के अंदर क्या करते हैं, उनके पास जो कॉस्ट है उनके प्रोडक्ट की वो रिड्यूस हो जाती है, तो आपको भी फिर वो जो है चीप जो है वो प्रोडक्ट जो है मिलता है और सस्ते दामों में आपको इजीली अवेलेबल होता है। जो सेकंड हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास है बैरियर्स टू द मार्केट एंट्री। आप मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप अपने फर्म्स की जो है वो परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहते हैं, और वो आपके पास मार्केट शेयर गेन करने के लिए आप एक नई फर्म के अंदर जाना चाहते हैं, आप न्यू इंट्रेंट हैं, तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक फॉर द कंट्रोल ऑफ द रिसोर्सेज। इफ अ सिंगल फर्म हैज कंट्रोल ऑफ द रिसोर्सेज essential for certain industry, then the other firms are unable to compete in the industry. This thing is called monopolistic approach कि all the resources are controlled by only one firm। एक फर्म है और उसने तमाम के तमाम जो रिसोर्सेज है उसे उन पर क्या किया हुआ है, वो कंट्रोल किया हुआ है। जब एक फर्म जो है तमाम रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल लेगी तो ऑफ कोर्स उसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर जो दूसरी इंडस्ट्रीज होंगी वो कम्पीट नहीं कर सकेंगी। तो फिर तो कम्पिटिटर आपका है ही नहीं, क्योंकि जो मेजर रिसोर्सेज हैं वो आपके पास हैं, तो उन मेजर रिसोर्सेज के ऊपर जो है आपका कंट्रोल है, आपका होल्ड है। ठीक है, तो आपके कोई भी जो है वो आपके पास जो है वो कम्पिटिटर जो आपके पास नहीं आएगा।
ठीक है। तो इस तरह का अगर केस है कि कंट्रोल जो है आपके रिसोर्सेज का वो एक मेजर इंडस्ट्री के पास है और आपको उसके अंदर इनपुट नहीं है, तो इस केस में भी आपके पास इश्यूज आ सकते हैं और आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। ये पहला बैरियर है कि मार्केट के अंदर इंडस्ट्री है और उसने तमाम के तमाम रिसोर्सेज क्या किया हुआ है, वो कंट्रोल किया हुआ है। अब आप उस मार्केट के अंदर एंट्री चाहते हैं, आप अपना प्रोडक्ट जो है उस मार्केट में लेकर जाना चाहते हैं, बट वहां पे ऑलरेडी जो है वो एक मोनोपोलिस्टिक अप्रोच है और एक कंपनी है उसने पूरे के पूरे उस कंट्रोल को किया हुआ है। तो इस तरह के केस के अंदर आपके पास जो है वो सर्वाइवल जो होगा मुश्किल होगा और जो नए आने वाले हैं नई इंडस्ट्री का आना इस केस से मुश्किल होगा। फॉर एग्जाम्पल हम पाकिस्तान में एग्जाम्पल लें तो आप इसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं मोनोपोलिस्टिक अप्रोच को। सुई जो गैस है आपके पास, उसकी कोई भी आपके पास सेकंड कंपनी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ एक ही कंपनी है, ठीक है। और वो क्या करती है, वो गैस को ओवरऑल सप्लाई करती है, आपके पास कोई भी इसमें प्राइवेटाइज कंपनी अवेलेबल नहीं है। तो आपके पास इस केस के अंदर तमाम के तमाम जो गैस के रिसोर्सेज हैं वो एक ही कंपनी के पास हैं। इसमें हमारे पास नई मार्केट एंट्री के चांसेस हैं ही नहीं, अगर है भी तो उसका सर्वाइवल मुश्किल है, बिकॉज ऑल द पॉलिसीज एंड ऑल द रिसोर्सेज दे आर फेवरेबल फॉर ओनली वन फर्म। तो ये आपके पास एक चीज है। इस तरह की सिचुएशन अगर आपके पास आती है तो उस इंडस्ट्री के अंदर compete करना ऑफ कोर्स मुश्किल हो जाता है। वी शुड डिस्कस दिस फैक्टर के बैरियर्स टू द मार्केट एंट्री। हम पोर्टर के हम मॉडल डिस्कस करेंगे और उसके अंदर हमारे पास इसको हम जो है एक्सप्लेनेशन, हमारी डिटेल डिस्कशन हमारी होगी। सेकंड जो हमारे पास बैरियर्स के अंदर आती है चीज, फर्स्ट हमने देखा कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज कि एक इंडस्ट्री ने ओवरऑल कंट्रोल लिया हुआ है। सेकंड हमारे पास है गवर्नमेंट रेगुलेशन। ऑफ कोर्स दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कि हमारे पास जो गवर्नमेंट की जो रेगुलेशन है वो तो या आपके लिए सपोर्टिव हो सकते हैं या फिर वो आपके बिजनेस को जो है उसकी फर्म को इफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट के ऊपर जो है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट पे सब्सिडी देती है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हमारे पास होती हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह, इन पे गवर्नमेंट मोस्टली सब्सिडी देती है ताकि जो आपके पास ज़राअत है, एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेसेस हैं, इनको सपोर्ट किया जा सके और जो आपके पास प्रोडक्शन है उसको मतलब के बढ़ाया जा सके, ताकि आपको जो है वो गंदम है, ये जो भी चीज़ आपके पास है, दैट इंडस्ट्री, आप उस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं और उसकी प्रोडक्शन को आप जो है वो इन्हांस करने के लिए सब्सिडी देते हैं। तो इस केस के अंदर गवर्नमेंट रेगुलेशन जो है सपोर्ट करती हैं उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री को। बट इसके अलावा अगर आप दूसरी डायमेंशन में आप देखते हैं तो आपके पास गवर्नमेंट रेगुलेशन आपके बिजनेस को इफेक्ट भी कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास, जैसा मैंने कहा कि आपके पास गवर्नमेंट ने जो है वो आपके पास पेट्रोल के प्राइसेस में जो है वो चेंज किया, तो पेट्रोल की प्राइस चेंज करने से आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी, अगर आपकी इंडस्ट्री जो है वो पेट्रोल बेस्ड है तो आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपके पास क्या होगी, वो बढ़ेगी। अब दिस मैन्युफैक्चरिंग, द इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ कोर्स आपके पास इज गोइंग टू इफेक्ट लॉट ऑफ प्रोसेसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपको जो अपनी प्लानिंग है उसको भी दोबारा देखना पड़ेगा और एंड प्रोडक्ट जो है आपका वो भी एक्सपेंसिव हो जाएगा, जो कि कस्टमर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट इस पॉलिसी के चेंज से वो इफेक्ट हुआ। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर इफेक्ट होता भी है आपके पास इंडस्ट्री के अंदर, तो एक्सटर्नल जो यूजर है उसको उस इफेक्ट को बियर करना पड़ता है। तो ये प्रॉपर एक चेन है जिस वजह से आपके पास एक नहीं, दो नहीं, काफी सारी चीजें आपके पास जो होंगी वो इफेक्ट होंगी। तो गवर्नमेंट रेगुलेशन एक और फैक्टर्स है, एक और फैक्टर्स में से फैक्टर है जो कि आपको रोकता है या एक बैरियर है आपकी मार्केट में एंट्री का। थर्ड हमारे पास है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट किस तरह से बैरियर बन सकता है आपके पास मार्केट एंट्री में? जी फोकस कीजिए थोड़ा सा कि मार्केट के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसका पर्पस समझेंगे, इस डिपार्टमेंट का जो हमारे पास हर इंडस्ट्री के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है हर इंडस्ट्री के अंदर, इसका पर्पस क्या है, इसका काम आपके पास क्या है? इंडस्ट्री के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का बनना, ये इसका मकसद हमारे पास ये होता है कि आप जो है मार्केट रिसर्च करें, मार्केट के अंदर जो न्यू ट्रेंड्स हैं उनका आप एनालिसिस करें, उनको आप आइडेंटिफाई करें, मार्केट के अंदर जो आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटी है उसको आप आइडेंटिफाई करें और उसके मुताबिक जो है आप सजेशंस दें अपनी टॉप मैनेजमेंट को। मोर ओवर आप देखते हैं कि आपके पास इंडस्ट्री का एनालिसिस क्या है, इंडस्ट्री ट्रेंड क्या है, मार्केट शेयर के अंदर जो ग्रोथ रेट है वो मतलब कि किस तरह बढ़ा, इस तरह आप जो है प्रपोजल भी देते हैं। तो कई दफ़ा आपके पास जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इसके ऊपर फोकस ना करना, अगर इंडस्ट्री जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस नहीं करेगी तो अगेन मतलब कि इट शुड बी बैरियर टू द मार्केट एंट्री।
फॉर एग्जांपल आप जो टेक्नोलॉजी या आप जो भी आप एक अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो आप कर रहे हैं उसके अंदर जो भी आप प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं वो ऑब्सलीट हो चुका है और वो पुराना है, और आपने जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपके डिपार्टमेंट ने आपको प्रपोज नहीं किया, या आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं किया, आपने रिसर्च नहीं की और आपने नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया, तो वो आपके पास प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं WTO को, जब आपके पास WTO का जब आपके पास एग्रीमेंट आया तो उस एग्रीमेंट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर बहुत सी इंडस्ट्रीज जो थी वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर सकी, जिसकी वजह से उनकी जो एक्सपोर्ट्स थी, ठीक है, वो उनके पास बंद हो गई, वो एक्सपोर्ट करने के लिए उनको लाइसेंस नहीं दिया गया। तो WTO का जो लगना है ये गवर्नमेंट रेगुलेशन तो है ही है, बट अगर आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं की हुई और आपने उस टेक्नोलॉजी को जो रिक्वायरमेंट थी, ISO स्टैंडर्ड्स थे क्वालिटी के, उनको आपने मीट नहीं किया और जो बाहर की फर्म के रिक्वायर वो आपने नहीं किया, तो ऑफकोर्स ये आपके लिए एक नई मार्केट के अंदर जो है वो एंट्री का बैरियर बन सकता है। थर्ड जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास इसी के अंदर फैक्टर्स के अंदर है जो फर्म की परफॉर्मेंस इफेक्ट करता है, वो हमारे पास है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएशन क्या है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द, हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिस्टिंग्विशिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम अदर्स। प्रोडक्ट को आपने डिफरेंशिएट करना है किससे, अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से। अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं या आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट को आपने दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करना है। इस तरह का आप सर्विसेज दे रहे हैं तो आपकी सर्विसेज जो हैं वो दूसरी जो कंपनीज जो इंडस्ट्रीज हैं जो सर्विसेज दे रही हैं उनकी सर्विसेज से आपकी सर्विसेज किस तरह से वो डिफरेंट हैं, टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव टू अ पार्टिकुलर टारगेट मार्केट। ऑफ कोर्स अगर आप अपने प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो आप टारगेट मार्केट के अंदर जो है कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते। इसकी आप एग्जांपल जो है वो लेटेस्ट ले लें, आपके पास जो मोबाइल इंडस्ट्री है, मोबाइल इंडस्ट्री आप देखें तो आपके पास एक फीचर आता है, दूसरा फीचर आता है, तीसरा फीचर आता है। अगर कोई नई मोबाइल की कंपनी आती है और वो अपनी फीचर्स जो है जो ऑलरेडी अवेलेबल प्रोडक्ट हैं उनके फीचर से अच्छे बनाती है या देती है, तो आपके पास एक्सेप्टेंस क्या होगा, मार्केट शेयर आपके पास बढ़ेगा। तो ये भी एक हमारे पास फैक्टर बताया गया यहाँ पर एटलीस्ट कि आप अपने मार्केट शेयर को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। इसका जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताया गया वो हमारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कि आप क्या करें कि आप क्वालिटी तो इम्प्रूव करें ही करें, बट आपका जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट होना चाहिए ऑलरेडी अवेलेबल प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। तो जो आपने एक्सटर्नल असेसमेंट की हुई है, ठीक है, उसका पर्पस ही यही था कि आप आइडेंटिफाई करें कि मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्या है, बट इसके साथ साथ आप ये भी करें कि आपके पास जो प्रोडक्ट आपका है और जो मार्केट के अंदर जो दूसरे कंपटीटर्स का प्रोडक्ट है उनके दरमियान और आपके प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। अगर आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करता है खुद को और आपके प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर कैपेबिलिटीज़ हैं, ज़्यादा अच्छे फीचर्स हैं उन प्रोडक्ट से जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, तो ऑफ कोर्स मतलब मार्केट का जो एक लार्जर शेयर है उसे कैप्चर करने में आपको कुछ इशू नहीं होगा। बट अगर आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल प्रोडक्ट या जो सर्विसेज हैं उनसे डिफरेंशिएट नहीं है, उनसे डिफरेंट नहीं है, तो फिर ज़रा चीज़ें जो है मुश्किल होंगी और आपके लिए मार्केट के अंदर एंट्री भी मुश्किल होगी और ख़ुद को डिफरेंशिएट करवाना वो भी आपके लिए मुश्किल होगा। जो हमारे पास अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे पास जो एक फर्म की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है वो हमारे पास है लेवल ऑफ कम्पिटिटिवनेस। कम्पिटिटिवनेस हमारे पास क्या है कि जो मार्केट जिस मार्केट में हो वहाँ पे लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है, वहाँ पे कम्पिटिटिवनेस है भी कि नहीं। कंपटीशन आपके लिए हमेशा जो है वो फ्रूटफुल साबित होता है। इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्री जो कंपटीशन को फ्रूटफुल लेती हैं और कंपटीशन के ऊपर रिलाय करती हैं और कंपटीशन की वजह से ही वो खुद को जो है वो आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हैं, तो वो इंडस्ट्रीज बहुत जल्दी आगे निकल जाती हैं। फॉर एग्जांपल आप इस चीज़ को देखें कि आपके पास अगर कंपटीशन है ही नहीं तो शायद आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो इम्प्रूव ही ना हो। आपने जो क्वालिटी दी उसके ऊपर आप कंसिस्टेंटली इम्प्रूवमेंट नहीं लाएंगे क्योंकि आपको पता है कि मार्केट के अंदर आपके पास क्या है, मतलब कि रिसोर्सेज का आपके पास कंट्रोल है और आप जो है आपके कंपटीटर तो है ही नहीं, तो जो भी सर्विसेज आप देंगे वो कस्टमर को बाय ऑल मीन्स एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। बट अगर उस मार्केट के अंदर जो है आपका कंपटीटर है तो फिर सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। जो आपका एंड क्लाइंट है, जो आपका कस्टमर है, एक्चुअली वो इन्हीं चीज़ों को देख रहा होता है कि आपका प्रोडक्ट तो अच्छा है बट
कस्टमर सर्विसेज जो आपकी हैं, जो कस्टमर फीडबैक जो है, जो कस्टमर्स ने प्रॉब्लम आपके प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई की हैं, वो आपने जो है ओवरकम किया है उनको, या आपने ओवरकम नहीं किया। तो आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है। अगर आपके कंपटीटर्स हैं और कंपटीशन हाई है तो आपने जो है वो कंटिन्यूस जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जो है असेसमेंट करनी है, मॉनिटरिंग करनी है, आपने इंफॉर्मेशन लेनी है अपने सप्लायर से, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, अपने जो इसके साथ साथ जो आपके पास कंपटीटर्स हैं, जो उनकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, जो उनकी डिफरेंट मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट टूल्स हैं, उनको आपने देखना है। वो भी एक इन्फॉर्मेशन का सोर्स होती हैं। कई दफ़ा एक कंपनी जब कम्पीट कर रही होती है तो वो अपने कंपटीटर से बेस करते हुए, कंपटीटर्स की क्वालिटी को ही आइडेंटिफाई करते हुए, उन्हीं की उन क्वालिटी को देखते हुए अपने आप को जो है वो कम्पीट करवाती हैं। आप अपने आप को कम्पीट तभी करवा पाएंगे जब आपकी कोई फीचर, कोई प्रोडक्ट क्वालिटी वो डिफरेंट होगी अपने कंपटीटर से। तो लेवल ऑफ कंपटीशन जो है, कंपटीशन का लेवल क्या है, वो भी एक फर्म की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। अब यहाँ पर हमने आपके पास डिस्कशन खत्म हुई। हमारे पास जो इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशन जो आपके पास इनपुट आउटपुट व्यू है जो हमने देखा, इसके ऊपर हमारी डिस्कशन यहाँ पर वाइंड अप हुई। हमने देखा कि हमारे पास जो फैक्टर्स हैं हमने डिस्कस किए, एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स, और हमने ये चीज़ देखी कि हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके इंटरनल फैक्टर से। तो आपने एक्सटर्नल फैक्टर पे फोकस करना है। सेकंड, हमने कहा था कि हमारे पास जो है वो स्ट्रेटजिकली मैनेज करना अपने पास इनपुट और आउटपुट को इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव के लिहाज से आपने जब देखना है तो आपके पास आपको हेल्प करेगा वो एक अट्रैक्टिव मार्केट्स के अंदर जाने में और आपको मार्केट शेयर गेन करने में। सेकंड, हमने कहा कि हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे पास इफेक्ट करते हैं। तो हमने 4 मेजर फैक्टर्स देखे। फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमारे पास जितना ज़्यादा प्रोडक्ट को प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट कॉस्ट कम होगा और एंड प्रोडक्ट जो है वो सस्ती चीज़ मिलेगी। सेकंड, हमने कहा बैरियर। हमारे पास बैरियर के अंदर हमने 3 चीज़ें डिस्कस की। हमने कहा कि कंट्रोल ऑफ द रिसोर्सेज। अगर एक फर्म का कंट्रोल रिसोर्सेज के ऊपर तो कंपटीशन का तो वहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता। गवर्नमेंट रेगुलेशन किस तरह से इफेक्ट करती हैं एक कंपनी की ग्रोथ को, प्रोडक्टिविटी को। एंड थर्ड, हमने कहा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का रोल हमारे पास क्या है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट किस तरह से बैरियर बन सकता है मार्केट एंट्री में, और ये फैसिलिटेटर भी किस तरह से बन सकता है, हमने डिस्कस किया। थर्ड, हमने कहा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करवाएं अपने कंपटीटर से ताकि उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो मार्केट में बढ़ सके। लास्ट, हमने कहा कि हमारे पास लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है उसको हमने देखा। अब नेक्स्ट हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे पास जो है वो हमारे पास इकोनॉमिकल फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से ऐसे हैं इकोनॉमिक्स के जो कि आपके पास जो है आपकी इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इन इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर प्रॉपर जो है वो फोकस करें, कंसंट्रेट करें, तो आप आराम के साथ जो है क्या कर सकते हैं अपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एक जो फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर में से एक जो फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर, उसको आप मैनेज कर सकते हैं, उसको आप इजीली कवर कर सकते हैं। तो जो हमारे पास हमारे पास जो एनवायरनमेंट है, हमारे पास एक्सटर्नल जो हमारे पास एनवायरनमेंट है उसमें हमारे पास जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वो हमारे पास इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स में जो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा वो हमने देखा कि अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट, कि हमारे पास अगर एक कंट्री के अंदर क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है और लोन जो है वो दिए जाते हैं और हमारे पास लोन को प्रोडक्टिव समझा जाता है और कंपनी की ग्रोथ के लिए लोन की फैसिलिटी है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट हमारे पास जो है वो एक प्रॉस्पेरिटी का हमारे पास सोर्स है। एक कंपनी के अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट उसी वक्त अवेलेबल होगा जब कंपनी की अपनी जो है वो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है, अपनी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो क्या होंगी, वो एक अच्छी होंगी और मुल्क जो होगा वो स्टेबल होगा। सेकंड, हमारे पास है लेवल ऑफ डिस्पोजेबल अमाउंट। डिस्पोजेबल अमाउंट हमारे पास क्या है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी दैट हाउस होल्ड हैव अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग एंड सेविंग आफ्टर इनकम टैक्स आफ्टर बीइंग अकाउंटेड फॉर। आपके पास जो अमाउंट बच जाती है इनकम टैक्स पे करने के बाद और उस अमाउंट को आप यूज कर सकते हैं किसके लिए, अपने पास डेली यूज की चीजों के लिए और सेविंग्स के लिए, उसको हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। अब अगर एक कंपनी के अगर एक हमारे पास कंट्री है और हमारे पास जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनके पास लेवल ऑफ डिस्पोजेबल अमाउंट या इनकम जो हमारे पास वो कम है, तो ऑफ कोर्स आपके पास जो है परचेजिंग पावर जो आपके पास आपके पास होगी वो आपके पास जो है गिर जाएगी। जब आपके पास सेविंग ज्यादा है और आपकी जो
एक्सपेंडिचर्स है वो आपके पास कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है कंट्री के अंदर हमारे पास क्या वो प्रॉस्पेरिटी है, लोगों की इनकम पावर जो है वो अच्छी है कि वो अपने एक्सपेंडिचर्स के बाद अपनी सेविंग्स भी जो है वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो हमारे पास ये डिफ्रेंशिएट करता है और डिपेंड करता है कि हमारे पास एक कंपनी जो है या एक कंट्री जो है उसके हमारे पास डिस्पोजेबल जो हमारे पास इनकम है वो हमारे पास कंपनी के अंदर कितनी है। तो थर्ड जो हमारे पास चीज़ है इसके अंदर हमारे पास हमने वो देखा हमारे पास वो हमारे पास है इंटरेस्ट रेट्स। जो हमारे पास इंटरेस्ट रेट्स हैं, पहले हम इंटरेस्ट को डिफाइन करते हैं, फिर हम इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट देखते हैं कि हमारे पास इकोनॉमिकली किस तरह से इफेक्ट करते हैं कंट्री को और एक इंडिविजुअल को। इंटरेस्ट इज अ फी पेड बाय अ बोरोवर ऑफ एन एसेट टू द ओनर ऑफ दैट एसेट एज ए फॉर्म ऑफ कंपनसेशन फॉर द यूज ऑफ द एसेट। आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है अगर आप किसी से कोई चीज़ बोरो लेते हैं, तो जो ऑनर होता है उस एसेट का उस ऑनर को आपको कुछ ना कुछ कंपनसेशन पे करनी पड़ती है, वो हमारे पास कहलाता है इंटरेस्ट। अगर आपके पास इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा होगा, फॉर एग्जांपल आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपको कितने परसेंट जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास करंट बैंक का लोन है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट आपके पास 13% है कि आपने अगर 1 लाख रुपीज़ लिया है तो उसके ऊपर 13% आपको एट द एंड ऑफ द ईयर जो है वो आपको जो है वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम यही बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो बोरोवर है उस एसेट का उसको मतलब कि ऑनर को जो है वो कुछ ना कुछ कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ द इंटरेस्ट वो पे करनी पड़ेगी। ठीक है, जितना आपके पास इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा आपके पास जो होगा आपके पास जो है वो लोन जो है वो लोग कम लेंगे। अगर आपके पास इंटरेस्ट रेट कम है तो लोग जो है वो प्रेफर करेंगे आपके पास लोन लेना। तो आपने देखा कि हमारे पास इंटरेस्ट रेट जो है वो हमारे पास इफेक्ट करता है एक कंट्री को एज वेल एज एन इंडिविजुअल। कंट्री को इफेक्ट करेगा इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो इट्स मीन कि कंपनी के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम है, इसलिए वो जो लोन दे रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने जो अपना इंटरेस्ट रेट है उसको उन्होंने कम रखा हुआ है। तो अगर आपके पास इंटरेस्ट ज़्यादा है तो मतलब है कंट्री की जो है इंटरनल कंडीशन अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, दैट्स वाई मतलब दे आर चार्जिंग द एंड यूज़र या क्लाइंट जो हमारे पास है उनको जो है वो चार्ज कर रहे हैं। इन्फ्लेशन हमारे पास क्या चीज़ है, इन्फ्लेशन रेट हमारे पास क्या चीज़ है। इन्फ्लेशन की हम डेफिनेशन थोड़ी डिस्कस करते हैं। इन्फ्लेशन is a rise in the general level of prices of goods and services in an economy over a period of time। इन्फ्लेशन हमारे पास क्या है, जो प्राइसेस हैं, जो गुड्स हैं, जो सर्विसेज हैं, उनकी प्राइस में जो है वो एक इजाफा होना। ठीक है, इकॉनमी के अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखते हो कि हमारे पास इन्फ्लेशन रेट क्या रहा। आप देखते हो कि हमारे पास जो एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल आप एक साल के अंदर देखते हो कि एक साल के अंदर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर कितनी इन्फ्लेशन आई, क्या इन्फ्लेशन रेट रहा। तो आप देखते हैं उस प्रोडक्ट की, उस गुड की, सर्विसेज की जो हमारे पास प्राइस थी ओवर द ईयर उसमें कितनी चेंज आई, उससे जो है आप अपना इन्फ्लेशन रेट जो उसको आप कैलकुलेट करते हैं। जो हमारे पास अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास जो इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंडर आता है और आपको इंडस्ट्री एनालिसिस के दरमियान, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट रिसर्च के दरमियान इन तमाम चीज़ों को आपने देखना है, बिकॉज ऑल दीज फैक्टर्स दे इफेक्ट द फर्म परफॉर्मेंस। ठीक है, और यही वो फैक्टर्स हैं जहाँ से आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी और आपको थ्रेट्स भी मिलेंगी। अगर एक कंपनी का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है या इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी गया है तो ऑफकोर्स इट विल इफेक्ट द कंपनी प्रोग्रेस, और वो किसी भी कंपनी के लिए जिन्होंने लोन लिए हुए हैं, ठीक है, उनकी ग्रोथ के लिए इफेक्ट डाल सकते हैं। क्योंकि अगर आपने लोन लिए हो और इंटरेस्ट रेट आपके पास बढ़ गया, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का फैक्टर है, तो वो आपके पास इफेक्ट कर सकता है आपके जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी है या जो नेक्स्ट ग्रोथ है, जो नेक्स्ट पॉलिसी है उसको बनाने में या उसको इम्प्लीमेंट करने में। हमारे पास जो लास्ट हमारे पास नहीं, हमारे पास नेक्स्ट और फैक्टर्स भी हमारे पास अभी हैं बाकी। जो हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर है वो हमारे पास है फेडरल गवर्नमेंट बजट डेफिसिट। पहले हम डेफिसिट की डेफिनेशन देखते हैं। अ डेफिसिट इज एन एक्सेस ऑफ एन एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू इन अ गिवन टाइम। ठीक जी, आपके पास एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू in a given time. The federal budget deficit is the difference between the government revenue and the spending. ये हमारे पास इसकी डेफिनेशंस हैं। ऑफ कोर्स जो बजट डेफिसिट है ये भी आपके पास इफेक्ट करता है, क्योंकि नेक्स्ट बजट के अंदर आपको पिछले डेफिसिट को भी जो है वो पूरा करना पड़ता है। तो हमारे पास हमारे पास इकोनॉमिक फैक्टर है वो हमारे पास है कंजम्पशन पैटर्न। कि आपके पास जो कंजम्पशन पैटर्न्स थे वो आपके पास जो है वो आपके पास क्या रहे। जो कंजम्पशन पैटर्न्स हमारे पास जो है वो चेंज होते रहते हैं। अगेन डिपेंड ऑन द इनकम लेवल ऑफ द इंडिविजुअल। जो आपके पास इनकम लेवल है वो क्या रहा।
अगर आपके पास इनकम अच्छी है और आपके पास जो आपके पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो स्टेबल है, तो ऑफ कोर्स मतलब कि आपके पास जो है वो कंजम्पशन पैटर्न बदलेगा। फॉर एग्जांपल आप मलेशिया की एग्जांपल ले लें, तो एक स्टेबल कंट्री है, एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर आता है, इनकम वहाँ पे स्टेबल है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो हमारे पास हैं वो घरों में खाना नहीं खाते, बल्कि वो मोस्टली क्या होता है वो बाहर ही खाना खाया जाता है। ठीक है, तो आपके पास जब इनकम और सैलरी अच्छी है तो आप ऑफ कोर्स मतलब कि प्रेफर करेंगे किसको, आउटडोर डाइनिंग को या आउटडोर लंच को या ब्रेकफास्ट जो भी आपके पास है। तो कंजम्पशन पैटर्न का जो है आपके पास जो कस्टमर है उसके कंजम्पशन पैटर्न जो है ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है, वो डिपेंड करता है हमारे पास उसकी इनकम लेवल पे, और भी बहुत से फैक्टर्स हैं, तो इनको भी मॉनिटर करना है, ये भी हमारे पास की एक्सटर्नल फैक्टर है। अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स, आपके पास जो है गवर्नमेंट ने जो है कितनी जॉब्स जो है वो क्रिएट की हैं, जो इंडस्ट्री लगाई गई है वो वेदर मतलब कि सोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन थी या नहीं थी। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट के जो ट्रेंड्स हैं ये भी आपके पास एक की फैक्टर है जिसको आपने मॉनिटर करना है अपनी एनवायरनमेंट को जो है वो असेस करने में, एनवायरनमेंट को जो है वो टेस्ट करने में। तो जो हमारे पास एक नेक्स्ट फैक्टर वो हमारे पास है वर्क प्रोडक्टिविटी लेवल। हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वर्क प्रोडक्टिविटी इज द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ वर्कर प्रोड्यूस इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। एक बंदा एक टाइम के अंदर कितनी गुड जो सर्विसेज प्रोड्यूस करता है वो उसका वर्क प्रोडक्टिविटी लेवल है, कि उसने एक टाइम के इस टाइम के अंदर वो कितना प्रोडक्टिव रहा, एक घंटे के अंदर वो कितने जो है वो बास्केट्स बना सकता है। तो इट्स मीन कि जितनी वो बास्केट बनाएगा एक घंटे के अंदर वो उसका लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी हमारे पास होगा। फैक्टर इफेक्टिंग द लेबर प्रोडक्टिविटी, जो आपके पास लेबर प्रोडक्टिविटी है जो एक घंटे के अंदर या एक टाइम स्लॉट के अंदर जितना वो क्रिएटिव है, जितना वो प्रोडक्टिव है, उसको जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वो हमारे पास है इंडिविजुअल एटीट्यूड, दिस इज एटीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड जो हमारे पास इंडिविजुअल है वो उसको किस तरह से इफेक्ट करता है या उसके अंदर किस तरह से हमारे पास जो है वो चेंजेस आती है। आपका एटीट्यूड जो है वो भी एक हमारे पास वेरिएबल है, एक फैक्टर्स है जो कि आपके प्रोडक्टिविटी लेवल को एनहांस कर सकता है या उसको डिक्रीज कर सकता है। तो आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस वो कैसा है, वो इस चीज़ को मॉनिटर करेगा कि आप जो हैं वो एक अच्छे एम्प्लॉय हैं या अच्छे एम्प्लॉय नहीं हैं। तो एटीट्यूड जो एम्प्लॉयज का है वो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपके पास मेजर करता है कि इसका वर्क प्रोडक्टिव लेवल का। अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, अच्छा रिवॉर्ड सिस्टम है, मोटिवेशन लेवल हाई है, कमिटमेंट हाई है, तो ऑफ कोर्स ये एटीट्यूड जो है इंडिविजुअली पॉजिटिव होगा। अदरवाइज मतलब कि इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं हमारे पास। मोटिवेशनल एंड बिहेवियर फैक्टर्स हमारे पास अगेन इट इज लिंक्ड विद द फर्स्ट पार्ट, एटीट्यूड क्रिएशन में आपके पास जो मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं, जो बिहेवियरल फैक्टर्स हैं, वो ऑफ कोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करते हैं। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, हमारे पास जो एम्प्लॉय के जो वर्क प्रोडक्टिविटी लेवल है उसके अंदर टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा जो हमारे पास है वो हाथ है, और टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे पास बहुत बड़ी इनपुट है जो हमारे पास वर्क प्रोडक्टिविटी लेवल को जो है वो मेजर करने में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होता है या उसको वो जो है वो मेजर करते हैं। तो आपके पास अगर टेक्नोलॉजी अच्छी होगी और आपके पास फर्म जो है वो टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा फोकस्ड होगी और अपने प्रोसेस के साथ साथ अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के इम्प्रूवमेंट पर वो लोग फोकस करते होंगे, तो वो अपने पास इन टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स को जो है वो ज़रूर कंसिडर करेंगे और इसके साथ साथ वो देखेंगे हमारे पास टेक्नोलॉजी हम किस तरह से इन्हांस करें ताकि हमारे पास जो वर्क प्रोडक्टिविटी लेवल है वो बढ़ा दिया जाएगा। आपने देखा कि हमारे पास जब कंप्यूटर नहीं थे तो आपके पास तमाम चीज़ें जो थी वो क्या थी, वो हैंड रिटन थी, डॉक्यूमेंट करते थे हर चीज़ को। लेकिन जब कंप्यूटर आया, ऑटोमेशन आई, तो आपके पास वर्क प्रोडक्टिविटी लेवल क्या वो बढ़ा। जो काम आप पहले शायद वीक्स में करते थे उसको शायद आप मतलब कि कुछ घंटों में आप लोग जो हैं वो कर रहे हैं। इस तरह एक टेक्नोलॉजी का जो इनोवेशन के साथ लिंकेज है वो ऑफ कोर्स आपकी वर्क प्रोडक्टिव लेवल को एनहांस करने में आपकी हेल्प करता है। मार्केट, शेयर मार्केट ट्रेंड या स्टॉक मार्केट ट्रेंड, स्टॉक मार्केट के अंदर जो है एक चीज़ का बढ़ना घटना वो आपके पास अगेन डिपेंडेंट है आपके पास सिचुएशन के साथ, जो आपके पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उसके साथ। मार्केट शेयर के अंदर आपके पास जो है प्रोडक्ट जो है जो मार्केट जिसकी एक्सेप्टेंस किसी भी प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी तो ऑफ कोर्स उसकी स्टॉक मार्केट में जो प्राइस है वो भी आपके पास बढ़ेगी। जितना ज़्यादा आपका कस्टमर, आपका जो क्लाइंट है वो कॉन्फिडेंट होगा आपकी फर्म की ग्रोथ के ऊपर, उतना ही उसका जो है वो आपके स्टॉक के ऊपर, आपके स्टॉक मार्केट के ऊपर उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा और वो इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा करेगा। तो स्टॉक मार्केट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट की फैक्टर विच एन ऑर्गेनाइजेशन शुड नीड टू मॉनिटर।
जो नेक्स्ट हमारे पास है फॉरेन कंट्रीज इकोनॉमिक कंडीशंस। आप अपनी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस को देखेंगे, बट जो हमारे पास दूसरे फॉरेन कंट्रीज है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, उनकी जो स्टेबिलिटी है, उनकी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, वो भी आपको जो है वो इफेक्ट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे आपके पास वैसी इकोनॉमीज जो कि वेल डेवलप्ड हैं और हमारे पास टेक्नोलॉजिकली मोर फोकस्ड हैं, उनके जब प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी वो अपने प्रोडक्ट को इस मार्केट में लेके आएंगी जहाँ पे उसी प्रोडक्ट की कॉस्ट जो ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स उनकी एक्सेप्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी। तो अगेन मतलब कि फॉरेन कंट्रीज जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी आपको जो है वो इफेक्ट कर सकती है। इनकम डिफरेंस बाय द रीजन और कस्टमर, जो इनकम डिफरेंस आपके पास है, हमारे पास जो है वो सेगमेंट्स होते हैं, पुअर है, मॉडरेट होता है, मिडिल लेवल के लोग हैं, ये हमारे पर रिच होते हैं। तो हमारे पास जो इनकम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कभी भी इक्वल नहीं होती। तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये हमारे पास अगेन इम्पैक्ट करती है किसको, इकोनॉमिक कंडीशन को, ठीक है। तो फर्म्स को जो है इसको भी मॉनिटर करना, जो इनकम डिफरेंसेस है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है उनका एंड पे वो क्लाइंट के लिए है। टैक्स रेट है, जो आप टैक्स पे कर रहे हैं उसके ऊपर आप कितना जो है वो रेट पे कर रहे हैं। जब आपने लोन लिया था तब आपके पास कितना लोन था और अभी कितना है। फॉर एग्जांपल आपकी एक सैलरी है, उसमें से एक जो है वो कंसिडरेबल अमाउंट जो है वो आपके पास जो टैक्स है वो आपके पास डिडक्ट होती है। जब आपके पास टैक्स डिडक्ट होते हैं, कंसिडरेबल अमाउंट आपके पास टैक्स के वो डिडक्ट होगी, तो आपके पास ऑफ कोर्स आपकी इनकम, आपके जो पैटर्न्स हैं, जो बिहेवियर है, जो आपके कंजम्पशन पैटर्न, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक। तो आपने ये की मॉनिटर इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको भी आपने मॉनिटर करना है। जो हमारे पास जो एक सेकंड जो हमारे पास लास्ट इकोनॉमिक फैक्टर्स है वो हमारे पास है ओपेक पॉलिसी, ऑयल एंड पेट्रोल एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन जो हमारे पास है। इनको आपने देखना है कि जो ऑयल आपके पास प्राइसेस हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको मॉनिटर करने के लिए एक एजेंसी है जिसको हम ओपेक कहते हैं। ऑयल की प्राइसेस के लिहाज से ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी आपके पास स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, जो ऑयल के प्राइस को जो कंट्रोल करते हैं या बढ़ाते हैं, या जो आपके पास ऑयल से रिलेटेड जितनी भी डिसीजन है वो आपके पास ओपेक जो है वो आपके पास लेती है। तो जो ओपेक की आपके पास पॉलिसीज हैं, जो ऑयल एंड पेट्रोल जो आपके पास है, इसकी जो पॉलिसीज हैं वो आपके पास ओपेक सेट करती है। और ऑफ कोर्स आपकी ऑयल बेस्ड इंडस्ट्रीज या आपके पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो प्रोडक्शन के अंदर पेट्रोल को जो है वो यूज करती हैं, उनके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। नो डाउट कंट्रीज के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है। कंपनी के अंदर तमाम की तमाम चीजें दे आर लिंक्ड विद द एनर्जी, फॉर एग्जांपल ऑयल एंड पेट्रोल। तो आपके पास एनर्जी कंजम्पशन जो जितनी भी है वो आपके पास लिंक्ड है। तो आपके पास ओपेक की पॉलिसी जो है वो भी आपकी कंपनी को या एक कंट्री को जो है वो उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन को जो है वो इफेक्ट कर सकती हैं। तो इसको भी हमने मॉनिटर करना है। हमने अपने पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो इकोनॉमिक फैक्टर्स देखे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट, हमारे पास जो आज का जो लेक्चर है इसकी हम समरी देते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया और हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल हमने इंडस्ट्रियल जो है ऑर्गेनाइजेशन इनपुट आउटपुट व्यू हमने देखा कि वो हमारे पास किस तरह से कौन कौन से प्रोस्पेक्टिव्स हैं और हम उनको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। हम अपने प्रोडक्ट को किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मार्केट की एंट्री के कौन कौन से जो हैं वो बैरियर्स हैं वो हमने डिस्कस किए। फिर हमने अपने पास की इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं उनको हमने देखा। हमारे पास जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो हमारे पास, हमने उनको दोबारा आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट, लेवल ऑफ द डिस्पोजेबल अमाउंट हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो एक अमाउंट है जो बच जाती है आपके पास किसके बाद, एक्सपेंडिचर और सेविंग के बाद, ठीक है, वो हमारे पास डिस्पोजेबल अमाउंट कहलाती है। इंटरेस्ट रेट हमने कहा कि किस तरह आपके पास एक आपकी इकोनॉमी को डिस्टर्ब करता है। इन्फ्लेशन रेट किस तरह आपकी इकोनॉमिक कंडीशन को डिस्टर्ब करता है। फेडरल गवर्नमेंट बजट डेफिसिट आपके पास क्या होता है, बजट डेफिसिट हमारे पास किस तरह से कैलकुलेट होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। कंज्यूमर कंजम्पशन पैटर्न्स, अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स, वर्क प्रोडक्टिविटी लेवल, स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स, काफ़ी सी चीज़ें आपने देखी हैं आपके पास। ये सब के सब इकोनॉमिक फोर्सेस हैं। आई होप कि आप इकोनॉमिक फोर्सेस के हवाले से आपकी जो है डिस्कशन जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। हमने आज जो है इकोनॉमिक फैक्टर्स को अच्छे से डिस्कस किया। आप इन फैक्टर्स को वन बाय वन एवेल्युएट करें और आप इस चीज़ को देखें कि इकोनॉमिक फैक्टर्स जो आपके पास हैं वो किस तरह से आपके जो मार्केट शेयर है उसको डिस्टर्ब करते हैं और एक कंपनी के साथ साथ एक कंट्री के ऊपर इन इकोनॉमिक फैक्टर्स का क्या इफेक्ट आपके पास आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास होगा, उस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है सोशल एंड एनवायरमेंटल फोर्सेस
हम उनको देखेंगे और साथ साथ हम पॉलिटिकल, गवर्नमेंट एंड लीगल फोर्सेस जो हैं उनको भी हम देखेंगे। तो क्लास हमने आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि हमारे पास इकोनॉमिक फोर्सेस कौन कौन से हैं और ये तमाम इकोनॉमिक फोर्सेस जो हैं वो किस तरह से एक कंट्री के जो हमारे पास इकोनॉमिक कंडीशन है उसको इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट के अंदर हम जो है इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हमारे पास सोशल फैक्टर्स हमारे पास कौन से हैं, लीगल पॉलिटिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि आपके पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट हैं और उनकी असेसमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप टुडे लेक्चर वाज अंडरस्टैंडेबल फॉर यू और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है अपनी नेक्स्ट जो हमने टॉपिक्स दिए उनको हम डिस्कस करेंगे। काइंडली आप अपनी बुक्स जो है उन्हें पढ़ के आइए और हैंडआउट्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं इन एडवांस, काइंडली आप उनको भी देख कर आएँ ताकि नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए समझना आसान हो। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।